आइए बच्चों, मैं संजोता पाटिल आप सबको फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। 7वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ तीसरा हिमालय की बेटियां, इस पाठ को हम पढ़ रहे थे। इसका 2 पैराग्राफ हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो इसका आगे का भाग जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस पाठ का जानकारी तो आप सभी लोगों को हुआ ही होगा, तो फिर से मैं आप सबको एक बार याद दिलाती हूँ और आगे की तरफ बढ़ती हूँ। तो चलिए, इस पाठ का लेखक जी है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी ने यहाँ पर हिमालय की बेटियां, इस पाठ के अंतर्गत हिमालय और हिमालय में उगम होने वाली उस नदियों को वो मानवीकरण किया है। हिमालय को पिता के रूप और उसमें पैदा होने वाले उस नदियों को बेटियों का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आगे लेखक जी हमें क्या बताना चाहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। चलिए। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाय सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सपेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी हमें ये बताना चाहते हैं कि पहले पैराग्राफ के अंतर्गत हमें लेखक ने हिमालय और हिमालय की बेटियों का हमें बाल लीलाओं के बारे में हमें बताने का कोशिश किए थे। तो उनका बाल लीलाएं जो हैं वो अपने पिता के घर पर ही तरह तरह के बाल लीलाओं को दिखाकर वो आगे जब बढ़कर मैदानों की तरफ बहने लगते हैं, तो तब तो उनका क्या मन परिवर्तन हो जाता है। वो बहुत ही गंभीर तरीके से बहने को शुरू करते हैं और वो तो उधर उसके स्वभाव में भी बदलाव आ जाते हैं। तो वैसे ही इधर लेखक जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब वे बता रहे हैं कि जैसे कोई लड़की या बालिका अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाती है, फिर वो यौवनावस्था में आती है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर उसके माता पिता के लिए और अपने भाई बहन के लिए या अपने परिवारजनों के अलावा भी अन्य किसी का प्रेम को पाने की इच्छा पैदा होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो विवाह करना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरह लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ भी हिमालय में रहते हुए अपने बाल्यकाल में जीती है। वो ऐसा कौन सा लक्ष्य है, वो ऐसा किसका प्रेम को पाने के लिए वो अपना बाल्यावस्था को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है। इनका पिता कौन है, हिमालय है, जो कि इतने विराट मतलब विशाल है। तो यहाँ पर लेखक जी का कहने का उद्देश्य क्या है कि जिस तरह एक लड़की जो है वो क्या कहाँ जाती है, वह करने के बाद ससुराल को जाती है, तो यहाँ पर भी हिमालय की सभी बेटियां वो कहाँ जाना चाहते हैं, ससुराल को जाना चाहते हैं। अपना बचपना सब छोड़कर वो कहाँ गंभीरता से वो कहाँ जाना चाहते हैं, ससुराल को जाना चाहते हैं और एक ऐसा प्रेम को वो पाना यहाँ पर चाहते हैं। तो उनका पिता कौन है, हिमालय है। हिमालय उसका पिता जो बहुत ही अपने बेटियों को प्यार दिया है इधर, लेकिन उस प्यार से
इनका हृदय क्या नहीं है? अतृप्त है, क्योंकि उस प्यार में क्या नहीं दिखाई देता है कि उसमें तो कभी खुशी नहीं दिखाई देती है। मीन्स इसका मतलब है कभी भी उसमें संतोष नहीं आता, वो प्रेम भरता नहीं, यानी वो बेचैन रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन है जो कि इनकी इस प्यास को मिटा सकेगा या इनकी इस प्रेम को पूर्ण करेगा? ऐसा कौन हो सकता है? तो यहाँ पर लेखक जी आगे लिखते हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्यकाय, सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो यहाँ पर लेखक जी कहना चाहते हैं कि सभी हिमालय की बेटियां जो है वो क्या करना चाहते हैं कि और भी अपने बाल लीलाओं को दिखाने के लिए इधर कहाँ कहाँ पर वो बहकर जाना चाहते हैं कि यहाँ पर बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, घाटियाँ और बंदूर और आदित्यकाय। आदित्यकाय का मतलब क्या है? आदित्यकाय का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर का समतल भाग, जिसमें कि वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा कमी होती है या वनस्पतियाँ वहाँ पर होती ही नहीं हैं, तो उसे आदित्यकाय कहा जाता है। और आगे सरसब्ज, सरसब्ज का मतलब क्या है? सरसब्ज यानी हरी भरी। और उपत्यकाय, उपत्यकाय का मतलब है घाटी। तो बच्चों यहाँ पर तो सभी हिमालय की बेटियां जो है वो हिमालय की बेटियां बहकर कहाँ जाना चाहते हैं? छोटे छोटे पौधों, घाटियाँ और कहाँ आदित्यकाय और सरसब्ज उपत्यकाय, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर बहकर जहाँ अपने लिए रास्ता बनाकर वो सभी का क्या करना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं दूर तक, वो वे सभी पहुंचना चाहते हैं। अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब वो जाती है तो अपनी बाल लीलाओं को दिखाने के लिए कवि या लेखक ने क्या किया है? इधर ऐसा कल्पना किया है। यह अपने बाल लीलाओं को कहाँ कहाँ पर दिखाती है? तो ये पहाड़ों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पर, अधिकता और अधिकताओं और उपत्यकायों पे क्या करती है? अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हैं। और इन सभी क्रियाओं को ही लेखक क्या कहते हैं? बाल लीला ही कहता है। हिमालय की गोद से जब निकलते हैं तो वे बाल्यावस्था में होते हैं और किशोरावस्था में जाते हैं तो पहाड़ों घाटियों में खेलते खेलते अपने बाल लीलाओं को दिखाते हैं। और जब वो यौवन अवस्था में आते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? सभी यौवन अवस्था में आने के बाद देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सपेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का एक मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर बीती बातें मीन्स कौन से बातें? जो बचपन में, बचपन की बातें, जो अपने पिता के घर में जो भी कुछ बीते गए दिन जो है उसके बारे में याद करने के लिए इन्हें क्या मिलती है? एक मौका मिलती है। तो वे सभी क्या करते? टेढ़े मेढ़े होकर बहकर ऐसे जंगलों में क्या, जंगलों को पार करते हुए वहाँ पर खेलते खेलते अपने बाल लीलाओं को दिखाते हैं। और ऐसे ही वे सभी पहुँचते हैं। तो पहुँचकर अंत में इनका मिलन किससे होता है? अंत में इसका तो मिलन समुद्र से होता है। तो यहाँ पर लेखक जी आगे लिखते हैं कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो यहाँ पर जब एक लड़की ससुराल को चली जाती है तो उसका मायका जो है वो शांत, उधर तो शांति छाया हुआ रहता है, क्योंकि उनके माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी उधर ससुराल में कैसी होगी, उसकी दशा कैसे होगा, उसका स्थिति गति कैसा होगा, वो ठीक है कि नहीं, ऐसे सभी क्या करते हैं? माँ बाप सोचते रहते हैं।
तो इधर भी हिमालय भी क्या कर रहा है, अपने सारे बेटियों को यहाँ पर भेजकर वो भी मन ही मन में चिंता कर रहा है कि मेरी बेटियां सभी उधर ठीक है कि नहीं, उनका दशा क्या है, हालत क्या है करके वे भी क्या कर रहा है कि मन ही मन में बूढ़ा हिमालय जो है वो भी सोच रहा है यहाँ पर। तो उनकी बेटियों का नटखट को यहाँ पर एक बार सोचते सोचते हुए वो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। बहुत ही परेशान में वो कौन है, हिमालय है यहाँ पर। बड़ी बड़ी चुट्टियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो हिमालय तो अपने मन ही मन में सोचते सोचते बहुत ही परेशान हो गया है। तो उसके पास तो वो चोटियों चोटियों मतलब अग्रभाग कहा जाता है। उन हिमालय की चोटियों से जाकर पूछने के बाद हमें पता चलता है कि हिमालय के पास तो सिर्फ अभी क्या है, मौन है। मौन धारण किया हुआ बैठ गया है। मौन के अलावा उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत ही परेशान हो गया है कि मेरी सभी बेटियां कैसे है करके। तो आगे लेखक जी क्या लिखते हैं, देखते हैं, चलिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी लिखते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। सिंधु नदी जो है ये पंजाब प्रांत की तरफ से बहते हुए सागर में मिलती है और इसी तरह ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत और बांग्लादेश की तरफ से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो क्या है, महानद है, अर्थात जो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है उन्हें महानद कहा जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, अर्थात दयालु हिमालय का दिल क्या है, दिल है बर्फ से ढका हुआ। उसमें जमी हुई बर्फ जो क्या हो गया है, वही बर्फ धीरे धीरे पानी के रूप में पिघलता है। तो उससे बहने वाली पानी से ये दो महानद तैयार होते हैं। और उतना ही नहीं, तो यहाँ पर और क्या, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि क्या छोटे छोटे नदियां मिलकर इस महानद का क्या हो गया है, उत्पत्ति हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक जी क्या बताते हैं कि ये दो नदियाँ जो है, ये दो नदी तो सभी छोटे छोटे नदियों का मिलन होकर ये दो नदी बन गए हैं। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ इसी प्रकार बनती है या नदी का रूप पाती है। तो लेखक जी लिखते हैं कि हिमालय इतने प्यार से पली हुई बेटियों को आगे प्रभावित होने के लिए भेज देती है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें किससे मिलना है, समुद्र से। इसलिए लेखक जी क्या लिखते हैं कि उन्हें वो समुद्र बहुत सौभाग्यशाली है। क्योंकि समुद्र क्यों सौभाग्यशाली है, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखे यहाँ पर तो वे सभी महानद जो है वो छोटे छोटे नदियों से मिलकर
दो महानद का उत्पत्ति हो गया है। तो अंत में दो वो महानद किससे जाकर मिलती है? समुद्र से जाकर मिलती है। तो यहाँ पर तो पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ कौन पकड़ा है? समुद्र पकड़ा है। तो वही सौभाग्यशाली है ना। इसलिए तो लेखक जी यहाँ पर समुद्र को क्या कहा है? सौभाग्यशाली कहा है। तो बच्चों, आगे का भाग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।